आज हम एक ऐसे मदरसे में हैं जहां के बच्चों ने साइंस से रिलेटेड कई तरह की प्रदर्शनी लगाई है। आज का ये वीडियो देखने के बाद मदरसों के बच्चों के ताल्लुक से आपका पूरा परसेप्शन बदलने वाला है। तो दरअसल हम लखनऊ के पास काकोरी इलाके में एक मदरसे में हैं, जहां से हम आपको दिखाने वाले हैं कि मदरसे के बच्चों ने किस तरह की साइंसी चीज़ों के मॉडल्स तैयार किए हैं। तो इससे पहले कि हम एक एक करके आपको ये तमाम चीज़ें दिखाएं, आइए आपको एक झलक दिखा देते हैं, उसके बाद एक एक करके इसको डिटेल से समझते हैं। जी, हम सबसे पहले शुरुआत यहाँ से कहते हैं, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? आनिस रहमान। अनिस बाबू, आप मुझे बताइए कि आपने ये क्या बना रखा है? ये हीमोडायलिसिस है। आप मदरसे के तालिब इल्म हैं? जी, जी। किस क्लास के हैं? 9th क्लास। यस। आपने हिफ्ज़ भी किया है? जी। तो ये हाफ़िज़ कुरान भी हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। इन्होंने डायलिसिस का कोई सिस्टम बनाया है। इनफैक्ट ये जो गुर्दे वगैरह में जब ख़राबी हो जाती है कि नहीं? तो वहाँ पर खून की एक तरीके से आर्टिफ़िशियल गुर्दे से धुलाई होती है, राइट। तो कैसे करते हैं, थोड़ा-सा मुझे एक्सप्लेन करिए। पहले ये इन इंगाइनल आर्टरी में डाला जाता है, ये ड्रिप। फिर उसके बाद ये यहाँ से शुरू होता है और फिर ये पेरिन पंप दिया जाता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, फिर उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग बच गई। इसके बाद इसमें जाता है ये, फिर उसके बाद इसमें जाके ब्लड फ़िल्टर आउट होता है, जो उसका इम्प्योरिटीज़ थी वो प्योर होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ से जाके ऐसे इसको ऑन करो। इसको चला के दिखाइए। यस, ब्लड जा रहा है, इन्होंने हाँ, इनको चला दिया है। ब्लड जा रहा ये देखिए एक तरीके से सर्कुलेशन यहाँ है। यस से सर। यूँ, 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 यस यूँ। एक तरीके से पूरी एक साइकिल बन जाती है। यस सर। और ये एक जिस्म से होते हुए फिर दोबारा से ब्लड यहाँ आ जाता है। एक ये तरीके से फिर ये इम्प्योर ब्लड है। ये ब्लड पंप है, हार्ट। हार्ट। अच्छा, ये हार्ट है। यस, ब्लड पंप। ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जाके यहाँ फ़िल्टर आउट होता है, यहाँ फ़िल्टर आउट होके यहाँ पे आता है ब्लड। फिर उसके बाद ये वेनस प्रेशर होता है, प्रेशर मॉनिटर, प्रेशर को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद यहाँ इसमें आ जाता है, ये होता है। फिर यहाँ पे अगर ब्लड में कोई ट्रैप एयर आ जाती है तो ब्लड को क्लॉट होने लगता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग के मैंने पंप दिया। अगर यहाँ पे आ गई तो फिर ये उसको ट्रैप कर लेता है एयर को, फिर ये नीचे जाता है। फिर उसके बाद एयर डिटेक्ट होता है अगर किसी भी किस्म की कोई खराबी ना रहने पाए। जी यस। फाइनली यस। चलिए, तो ये एक तरीके से एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, एक दूसरी चीज़ है, ये क्या बनाया आपने? कुछ अर्बन प्लानिंग टाइप की कुछ लग रही है। ये हमने विंडमिल बनाया है। क्या नाम है आपका? फराज अहमद। तो फराज, किस क्लास के हैं आप? 9th। 9th के। जी। आप हाफिज़ भी हैं? जी। अच्छा, ये सारे बच्चे हाफिज़ हैं यहाँ के? चलिए, तो ये आपने क्या बनाया है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए। हमने विंडमिल बनाया है, हवा से जो लाइट बनती है, जब हवा चलती है। देखिए दोस्तों, आपने ये वाला पंखा कहीं न कहीं आपने देखा होगा, ठीक है? एक तरीके से इसी हवा से पंखा चलता है, इससे नीचे मशीन चलती है और मशीन से फिर वो करंट बनता है, जनरेट होता है और वो सप्लाई किया जाता है ऐसे ही है ना? आपने ठीक है, आपने बनाया, बढ़िया है। तो एक तरीके से ये पूरा सोर्स होता है, हवा के ज़रिए से मशीन चलेगी, मशीन से फिर बन करके सप्लाई होगा। अच्छा, ये क्या आपने क्या बनाया है? जी, अर्थक्वेक मॉडल है। अपना नाम बताइए। जी, साजिद आज़ाद। अर्थक्वेक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये मॉडल तैयार किया हुआ है। क्या है, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए। 3 मेन वजह है इसकी अर्थक्वेक आने की। नंबर 1, अर्थक्वेक का आउटर लेयर में पत्थरों के प्लेट्स होते हैं, जो आपस में टकराते रहते हैं। अर्थ के नीचे 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। जब ये आपस में ये मुसलसल प्लेट रोटेट करते रहते हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराते हैं या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं या एक दूसरे से रगड़ खाते हैं या एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज़मीन हिलने लगती है। इसी को हम अर्थक्वेक। तो जो आपस में जो प्लेट्स होते हैं, जब वो टकराते हैं तो ज़मीन का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इनके बताने के मुताबिक, और बल्कि यही साइंस भी कहती है कि तब जाकर के अर्थक्वेक आता है कि नहीं? मैंने सही समझा? ठीक है। ये आपने क्या बनाया है? ये रूल्स है अर्थक्वेक से बचने का। अच्छा, ये उसी से एक रिलेटेड चीज़ है। इन्होंने अर्थक्वेक क्यों आता है वो बताया है और अर्थक्वेक से कैसे बचेंगे वो बताया है। तो थोड़ा-सा बताइए कैसे बचेंगे? हम लोग को लिफ्ट नहीं यूज़ करना है अर्थक्वेक के टाइम। कट मार दिया, लिफ्ट यूज़ नहीं करना है, उसके बाद क्या करना है? तो उसके बाद जैसे विंडो वगैरह है, जो चीज़ गिरने वाली है उससे हम लोग को बचना है, उससे दूर रहना है। और गैस और बिजली वगैरह घर की काट दें और बंद कर दें और अपना सर बचाएं अर्थक्वेक के टाइम। और किसी चीज़ से कवर ले लें अपने आप को और उसको फिर
उसके नीचे चले जाएं और उसको कस के पकड़ लें। उसके बाद शोर ना करें। जी, शोर ना करें। घबराएं नहीं। जी, चलिए, घबराएं। यानी एक तरीके से इन्होंने हाँ अर्थक्वेक कैसे आता है, क्यों आता है वो बताया, और उसके बाद में इन्होंने बताया इसको बचने का क्या तरीका है। कुछ कुरानिक आयात हैं, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। अच्छा, कंज़ुल इरफ़ान, लोगों अपने रब से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। और उसके बाद में है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब ज़मीन थरथरा दी जाएगी, जैसे उसका थरथराना तय है। तो ये एक तरीके से कुरानिक आयात के हवाले से इन्होंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की है कि अर्थक्वेक क्यों आता है और उससे बचा कैसे जाता है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि कुरान करीम में इन तमाम चीज़ों को निशानियों के तौर पर बयान किया गया है, चूँकि ये बच्चे कुरान करीम के हाफ़िज़ हैं, तो इस वजह से इनका नज़रिया भी थोड़ा-सा कुरानिक है, इस्लामिक है। ये क्या बनाया है आपने? सबसे पहले अपना नाम बताइए। अहमद तोहा जाफरी। ये हमने फोटोसिंथेसिस बनाया है। तो इसमें हम जब सूरज की रोशनी पेड़ पे पड़ती है तो पेड़ के अंदर एक पेड़ की पत्तियों में एक चीज़ होती है क्लोरोफिल नाम की, जो पेड़ के लिए खाना बनाती है। और जो है ये प्रोसेस दिन में ही होता है, रात में नहीं होता। और जो है बाहर उसके आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड है पेड़ उसको अंदर खींच लेता है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। और ये जो करता है ये सब सूरज की रोशनी और पानी की वजह से करता है। चलिए, ये क्या आपने बनाया है? अपना नाम बताइए पहले। My name is Ruhul Amin. I study in class 9th. ये आप भी हाफ़िज़ हैं? yes sir, I have completed HIVS. ये एक ISS सैटेलाइट है। ISS सैटेलाइट एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। इसे स्पेस में जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स लेबोरेटरी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अर्थ से थोड़ा-सा आसान भाषा में समझाइए। मतलब इसे रेडियो और टेलीविज़न और इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट, मौसम की निगरानी, इन सब चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। आपने दोनों बनाया है। ये क्या चीज़ है, थोड़ा-सा बताइए? ये एक माइक्रोस्कोप है। ये एक ऐसा आला या ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हम बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं, जो चीज़ें इंसानी आँख से आसानी से नहीं देख सकते हैं। ये आपने कुछ लिखा-उखा भी है? यस सर, इन्फॉर्मेशन। अच्छा, माइक्रोस्कोप एक साइंसी आला है जो उन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जो इंसानी आँख से बहुत छोटी नज़र में नहीं, इंसानी आँख नहीं देख सकती। मतलब ये है कि जो हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, वो इसके माध्यम से देखा जा सकता है। तो आपने इसको डेवलप किया, कुछ दिखा के बताएँगे? अच्छा, ओके। अब देखिए इसके रेशे वगैरह सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये बेसिकली इन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया है। अच्छा, अच्छी बात है। ये आपका क्या है? My name is MD Josefa. I am from Champaran, Bihar. I am completed HIV. I study in 9th class. क्या बनाया हुज़ैफ़ा आपने? बायोगैस। ये जो होता है बायोगैस, इसमें जो एक होता है मीथेन गैस, ठीक है। वो मीथेन गैस से हम लोग अपना खाना बनाने या बिजली इस्तेमाल करने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जैसे ये बनाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नजीबुल्लाह है। और ये आपने क्या बनाया है? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। चला के बताइए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये बेसिकली पानी से जो बिजली बनती है, इनफैक्ट यही कहना चाह रहे हैं। ये थोड़ा-सा टफ भाषा, टेक्निकल भाषा में कह रहे हैं, लेकिन हम आपको आसान भाषा में बता रहे हैं कि पानी से बिजली कैसे बनती है। हाँ, ये पानी इस पे छोड़ा जाएगा और उसके बाद ये पंखा चलेगा, और पंखा चलेगा तो मशीन उससे चलेगी, और मशीन चलेगी यानी जनरेटर चलेगा तो फिर उससे बिजली जनरेट होगी। ये उसका पूरा प्रोसेस होगा, है कि नहीं? यही हमने समझा? हमने सही समझा? जी। ये देखिए इसको बंद कर प्रैक्टिकल करके बताया है कि इनफैक्ट ये इसमें पानी ज़्यादा पड़ेगा तो हाँ, वजन इसमें मारेगी तब जाके और ज़्यादा। जी। पानी से बिजली कैसे बनाई जाती है, ये उसका इन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया है प्रैक्टिकली। चलिए, बेहतर है, आपने सही बताया हुज़ैफ़ा। चलिए आइए एक चीज़ हम देखते हैं। ये तो कुछ हमको मिसाइल-विज़ाइल लग रहा है, क्या है? चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 3 है। अच्छा जी। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? ताजुद आलम। किस क्लास में हैं ताजुद? अभी मैं 9th में हूँ। जी। थोड़ा-सा बताइए चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई सन 2023 को इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त सन 2023 को सक्सेसफुली चाँद के साउथ पोल पे लैंड हुआ। और इसके साथ एक रोवर गया था जिसका नाम था प्रज्ञान। उसने चाँद पे जाके सल्फ़र और अदर एलिमेंट की खोज की थी। जी। तो ये देखिए मदरसे के बच्चों का एक जो साइंस के प्रति जो उनका एक रुझान है, इस वीडियो में आप बहुत आसानी से करीब से महसूस कर सकते हैं। अभी हमने कुछ झलकियाँ आपको दिखाई हैं। हम एक के बाद एक करके जो भी जितने भी एग्जीबिशंस के प्रोटोटाइप्स लगाए गए हैं
वो तमाम चीज़ें हम आपको एक के बाद एक दिखाने वाले हैं, तो आप बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए न केवल ये कि इन्फॉर्मेशन का बेस होगा, बल्कि आपको मदरसे के बच्चों के ताल्लुक से वो नज़रिया भी बदलने वाला है। जी थोड़ा-सा कुछ और बता रहे हैं? अच्छा, ये प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं, बेहतर है, बेहतर है। क्या नाम है आपका? फैज़ान अहमद। आप दोनों ने मिल करके बनाया है? चलिए, ये प्रैक्टिकल करके अब ये एक तरीके से यहाँ से ये लॉन्च हो रहा है, राइट? गुड, इंटरेस्टिंग। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। आप तो अकेले हैं? जी, ग्रीन हाउस। कहे तने तने तनहा छोड़ दिया। तो बिलाल, आपने क्या बनाया है, थोड़ा-सा मुझे बताइए? ग्रीन हाउस है ये अक्सर कोल्ड एरियाज़ में पाया जाता है। थोड़ा-सा मुझे बताइए, बहुत सारे लोग ग्रीन हाउस के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये क्यों होता है? इसका क्या यूज़ है? अगर ये इस्तेमाल नहीं करेंगे खेती के लिए, तो इसका क्या नुकसान है? वो तमाम चीज़ें थोड़ा-सा बताइए आप मुझे। ये क्या नाम है, जब सन रेज़ आती हैं, जैसे सन रेज़ आती हैं जब यहाँ पे, तो ये पूरा ग्लास का रहता है। ये पूरा ग्लास से अंदर कवर रहता है, जितने भी अंदर प्लांट्स रहते हैं या कोई भी फ्रूट्स वाले कोई भी चीज़ रहते हैं, तो अंदर जब ये सन रेज़ आती हैं तो अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो हाई हो जाता है, जिससे प्लांट की जो ग्रोथ रहती है उसमें अच्छी हेल्प होती है इसकी। जी, और जैसे रात हो जाती है तो रात में जो ठंड रहता है, तो ये जो दोपहर में सन रेज़ आती हैं, ये अंदर ही ट्रैप हो जाती हैं। जी, अंदर ट्रैप हो जाती है, अंदर का टेम्परेचर पूरा हाई रहता है। बाहर का टेम्परेचर तो कोल्ड रहेगा, लेकिन अंदर का टेम्परेचर ये पूरा ग्लास का रहता है ना, तो ग्लास अंदर पूरा इसको ट्रैप कर लेता है। सन रेज़ की जो हीट आती है अंदर, उसको पूरा ट्रैप कर लेती है, जिससे अंदर का पूरा जो टेम्परेचर रहता है वो हाई रहता है, वार्म रहता है पूरा, जिससे इन लोग की प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहती है। ये अक्सर कोल्ड एरियाज़ में पाए जाते हैं। तो आपका खेती-वेती करने का इरादा है बाद में? जी, नहीं। चलिए, आपने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल किया है और ये दिखाने के लिए कि हाँ, ऐसा किया जाता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, राइट? बहुत अच्छा। चलिए, अब आइए हम यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा-सा कुछ बड़ा है, ये क्या है? ये इसरो लिखा हुआ है, इंडिया लिखा है, और ये चंद्रयान क्या है? चंद्रयान 3 ये थोड़ा-सा बड़ा वाला चंद्रयान 3 है। क्या नाम है आपका? तैमिया अभियान। कितने लोगों ने इसको तैयार किया है? उन्होंने ये मेरे क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुंजी ठीक है, तो मुझे बताइए कि ये कॉटन वगैरह क्यों आपने रखा है? एज ए लाइक स्मोक। अच्छा, ये एक ऐसा प्रतीत हो कि ये धुआं निकल रहा है। ओके, इंटरेस्टिंग, वेरी गुड। तो थोड़ा-सा मुझे बताइए इसके बारे में, कुछ जानकारी दीजिए। के बारे में ये हमारा चंद्रयान 3 है, जो पहले हमारा 2008 में चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था, और चंद्रयान 2 हमारा 2019 में लॉन्च हुआ था, और उसके बाद थर्ड पे आता है हमारा चंद्रयान 3, जो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था 2023 में, जो 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंड किया था साउथ पोल पे, साउथर्न पोल एरिया पे, मून पे। और हमारा ये 4th कंट्री है जो सॉफ्ट लैंडिंग की गई है इंडिया पे। हाँ, जिसपे पूरी टीम, इसरो टीम पूरी इस पे अच्छे से सफल हुआ था, इसको सक्सेस किया गया था। अच्छा, उसका चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ सक्सेसफुली, साउथ पोल पे लैंड हुआ, तो उसका बेनिफिट क्या होगा, थोड़ा-सा मुझे बताइए? उसके बेनिफिट ये होंगे कि हमें वहाँ पे इसका मेन काम था इसको सर्च करने गए थे मून पे, कि हम उस पे सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं आने वाले फ्यूचर में, इनकेस उस पे हम सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं। तो उससे हमें पता लगा कि मून पे पानी भी है, और भी बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, फाइंडिंग आई है कि नहीं? पानी की फाइंडिंग आई थी, उस पे सर्वाइव कर सकते हैं। तो न केवल इन बच्चों ने इसको बनाया है, बल्कि उसके बारे में इनको चीज़ें पता भी हैं। अच्छा, ये हाइड्रोलिक प्रेशर के ज़रिए से आपने इसको हाँ लॉन्च करने की कोशिश की है। एग्जैक्टली, वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग। चलिए, ये थोड़ा-सा हमको दिलचस्प लग रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कुछ सोलर सिस्टम का कुछ मामला है। कितने लोगों ने इसको बना करके तैयार किया है? 4 लोगों ने। जी सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। अपना नाम? मिर्ज़ा फरहान बेग। मोहम्मद यूनुस। तो मुझे ये बताइए, देखिए ये सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम में क्या कुछ होता है? देखिए, हमारे कौन है, पृथ्वी कौन है, ये है, और ये क्या है, सूरज है, ठीक है। तो एक तरीके से जितने भी प्लैनेट्स हैं, 6-7 प्लैनेट्स हैं, सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? प्लेटो, कहाँ गया? मरकरी है। अच्छा, ये वाला। अच्छा, उसके बाद प्लेटो है। अच्छा, वेनस है। प्लेटो कहाँ गया? प्लूटो को सर हटा दिया गया है। सर वो अपने प्रॉपर वे पे जो है रिवोल्यूशन नहीं करता था, इसलिए उसको इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसे प्लेनेट के उससे हटा दिया गया। कौन से हटा दिया? ये क्या चीज़ है? ये जो ये हमारी यूनिवर्स है, हमारा यूनिवर्स है। यस सर। जी हाँ, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं, यूनिवर्स है। ये इन्होंने पूरा अब चला करके दिखा दिया है कि ऐसे ही ज़मीन का और आसमान का, इन पूरे सितारों का रोटेशन होता है। लेकिन ये सब तो इटसेल्फ भी घूमते हैं। यस सर। यस सर।
सर पॉसिबल इसको भी घुमाना चाहिए था। इंटरेस्टिंग। इसके बाद ये देखिए, ये क्या चीज़ है? ये बताइए क्या है भाई? लूनर इक्लिप्स। ये क्या होता है, थोड़ा आसान भाषा में बताइए, हम थोड़ा सा जो लोग कम कम पढ़े लिखे हैं वो भी समझें आपकी बात। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? वरना तो लोग देखो, साइंस को लोग डरावना समझते हैं, बहुत भारी भारी बात बोल देते हैं लोग, और लोग डर के मारे चैनल बदल देते हैं, कहते हैं ये क्या हो गया। तो थोड़ा सा आसान भाषा में समझाइए और बताइए कि जो छोटे बच्चे भी देख लें तो आपकी बात समझ जाएँ। ये बेसिकली आपने बनाया क्या है? जी हमने बनाया है चंद्र ग्रहण कि चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। ये हमारा सन है, ये अर्थ, ये मून है, तो ये मून अर्थ का चक्कर लगाती है। ऐसे चक्कर लगाती है, और ये जो अर्थ है ये मून के सन के चक्कर लगाती है। तो एक समय आता है कि जब तीनों एक सामने आ जाता है, तो आप अर्थ की शेडू मून पर पड़ने लगती है। तो ये चंद्र ग्रहण हो गया। हाँ चंद्र ग्रहण हो गया। आपका क्या नाम है? अफान चल इसमें है। ये क्या है बेसिकली? ये क्या होता है बताओ, प्रोजेक्टर क्या होता है? इसमें स्पेशल लेंस लगाई जाती है और अंदर कोई स्क्रीन होती है ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर से लाइट निकलती है। हाँ थिएटर में जैसे देखते हैं या किसी, हाँ तो सर अंदर चल रहा है अभी, लाइट थोड़ी ज़्यादा है इसलिए ओके clean ओके, नहीं दिख रहा है। समझ गए। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। ठीक है, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सालिक आमिर। वेरी नाइस। तो आप बताइए बाबू, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सादिक जमाल। आई एम दिस इज होलोग्राम। होलोग्राम को आसान भाषा में क्या कहेंगे? एक ऐसा डिवाइस जो कि एक ऐसी इमेज बनाता है, 3D इमेज, जो हर एंगल से देखने में एक जैसे सेम दिखती है। इसका यूज़ करते हैं हम प्रेजेंटेशन देने के लिए, या फिर मैथ में कुछ डायग्राम आ जाते हैं, उसको समझाने के लिए 3D में यूज़ करते हैं। अंदर चलिए। इसके अलावा आइए और चीज़ें दिखाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये ब्लड ग्रुप है हमारा। अपना नाम बताइए। माय नेम मोहम्मद रेहान, आई एम स्टडिंग क्लास 10th। तो ये ब्लड ग्रुप आपने सुना होगा, ए बी सी, सी तो नहीं है शायद, हाँ सॉरी, ए बी ओ, ए बी ओ, है ना? ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, कई तरह की चीज़ें होती हैं। तो मुझे बताइए थोड़ा सा ब्लड का कॉन्सेप्ट बताइए कि अगर हम मान लीजिए हमारा ब्लड ए है, तो फिर हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, क्या है? अगर हमारा ब्लड ए ग्रुप का है, हम ए को दे सकते हैं। इसलिए दे सकते हैं क्योंकि सेम चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारा एंटीजेंट और एंटीबॉडीज़ जो वो अगर सेम हो जाएगा तो इससे कारण एमोनिया का एक बीमारी होती है, वो हो जाता है। ठीक, आरबीसी, हाँ आरबीसी टूट जाने के कारण मौत भी हो सकती है। और बी वाला बी को दे सकता है? जी बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। वो सबको दे सकता है। डोनर सबको दे सकता है। ठीक, कौन सा नहीं दिया जा सकता है किसी को? ओ को केवल दे सकते हैं। जो नेगेटिव होता है वो सबको दे सकते हैं। पॉजिटिव जो ओ होता है वो सिर्फ ओ ही से ले सकता है। ठीक, और ए बी जो होता है वो ए बी को दे सकता है, और ए बी जो होता है वो भी अपने जैसे बी को दे सकता है, ए को। ठीक, और इंसान के शरीर पूरा मेडिकल, हाँ ये तो पूरा मेडिकल कॉन्सेप्ट है कि क्यों दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता है, उसके पीछे का पूरा एक रीज़न है, राइट? चलिए, आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ अहमद हुज़ैफा जाफरी एंड ही इज़ माय पार्टनर उबैदुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे बताइए कि आप लोगों ने क्या बनाया है? वी हैव मेड द लेज़र सिक्योरिटी सिस्टम, लेज़र होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है हमने। जैसे कि बैंक वगैरह में चोरी होती इस वजह से घर में, तो हमने लेज़र होम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। कोई भी अंदर एंटर होगा तो ये अलार्म बोलेगा और पता चल जाएगा हम लोग को, जैसे आप देख सकते हैं ये हमने बनाया है लेज़र होम सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें हमने सेंसर का यूज़ किया है। लेज़र उस पर पड़ती है सेंसर पे, तो वो जो हमने बजर लगाया है अलार्म, वो बंद रहता है। हम हाथ डालेंगे तो वो लेज़र हट जाएगी और अलार्म बोलने लगेगा। ये हमने सिस्टम बनाया है पूरा। तो ये देखिए, हम इस एग्जीबिशन को रिपोर्ट कर रहे थे, कवर कर रहे थे, साथ ही साथ मेहमानों के आने का भी सिलसिला है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, बच्चों के कोशिश को सराह रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? डॉक्टर सलमान अख्तर। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? हम यहीं लखनऊ से हैं। तो ये बच्चों के देखने के लिए आए थे आप? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एक हाफिज़ होने के बाद इन्होंने इसको किया है, जाहिर है बहुत अच्छा है जो इस फील्ड में। चलिए आइए और चीज़ें दिखाते हैं, आइए और चीज़ें दिखाते हैं।
इधर आ जाइए। अब यहाँ से हम इसको भी दिखा दें। बेसिकली सबसे पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? आई एम इबाद एंड ही इज़ अब्दुल अजीज़। जी। अब्दुल अजीज़ और इकबाल दोनों लोगों ने मिलकर के इसको बनाया है। ठीक है इकबाल, आप इसको कैसे समझाएंगे कि ये क्या चीज़ आपने बनाया? सर ये है सोलर इक्लिप्स। इसको हिंदी में सूर्य ग्रहण कहते हैं। जो हमारा चांद होता है अर्थ का चक्कर लगाता है, और जो हमारा अर्थ होता है वो सन का चक्कर लगाता है। एक टाइम ऐसा आता है चांद चक्कर लगाते लगाते सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तो उस टाइम सन की रेस अर्थ पर नहीं पड़ती, वो पड़ती है मून पर। तो मून की शैडो अर्थ पर पड़ती है, तो ये शैडो कुछ मिनट या कुछ घंटों तक बनी रहती है, इसी को सोलर जैसे फॉर इक्लिप्स कहते एग्जांपल हैं। ये देखिए अभी इसके बीच में आ गया तो उसको रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, अब ये चाँद है, ये सूरज है और ये हमारी ज़मीन है। अब बताइए ये चाँद इन दोनों के बीच में आ गया है, पृथ्वी और सूरज के बीच में आ गया है, तो अब इसका क्या इफ़ेक्ट होगा थोड़ा-सा बताइए, समझाइए? इफेक्ट होगा ये कि ये सन है, इसकी जो रेज है वो पड़ रही है उस पे मून पे, तो मून के ऊपर पड़ रही है तो अर्थ पे जा नहीं रही है, इसकी मतलब लाइट आ नहीं रही है, तो जो चांद का शैडो है वो पड़ रही है अर्थ पे। तो हाँ, तो हमको सूरज नहीं दिखाई देगा उस टाइम, उस बोलिए उसको, सूरज ग्रहण हो गया। डार्क कलर का हो जाएगा, चांद दिखेगा वो डार्क रहेगा, ब्लैक टाइप में। बताएंगे आपको। बताइए इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है? बुखारी में फरमाते हैं 1044 में हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु कि ये जो सन और चाँद है वो अल्लाह की दो निशानियां हैं, या किसी इंसान की मौत या किसी पैदाइश के वक्त नहीं होती, और जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह का जिक्र करो और नमाज़ पढ़ो जब तक यह ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का इंतकाल हो गया था और ग्रहण का ही कुछ मामला हो गया था, तो लोगों ने समझा कि शायद किसी बड़े आदमी के बच्चे के इंतकाल की वजह से ही ऐसा हुआ है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया कि किसी की मौत या पैदाइश से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, कुसूफ़ और खुसूफ़। राइट, इंटरेस्टिंग। ये अपना नाम बताइए। मोहम्मद कैफ शाह आलम। शाह आलम, आपने क्या बनाया है ये? टेंसीग्रिटी स्ट्रक्चर है ये, और इसको 20वीं सदी में अंग्रेज़ों ने दो साइंटिस्टों ने बनाया था, जिसका काम ये है कि पुल का जब निर्माण किया जाता था तो बैलेंस रखने के लिए इसको किया जाता था, बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रहा है, इसलिए ये वाला जो है रस्सी ये बराबर हो रहा है, इसको बैलेंस करता है, और यहाँ जो है अर्थ के पास जो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लग रहा है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसको बैलेंस करता रहता है। पहले ज़माने में जैसे कि ये टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, तो केनेथ स्नेल्सन और बकमिंस्टर फुलर नामक के दो वैज्ञानिक, अमेरिका के दो वैज्ञानिक इसे ईजाद किए थे, बनाए थे। चलिए ये क्या चीज़ है? मैं टच कर सकता हूँ इसको? क्या है ये? बीच में दो नदी हैं जो समंदर है, जिसको कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। इसका कुरान में भी तज़किरा है, मरजल बहरैन यल्तक़ीन बरज़खुल ला यब्ग़ियान। यस सर, जो दो इंटरेस्टिंग, कुरान पाक में हम लोगों ने भी पढ़ा है आयत, जो दोनों आपस में मिलते नहीं हैं। इसके मिलने का कारण ये है सर, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। खारे पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और मीठे की डेंसिटी कम है, इसलिए दोनों आपस में मिक्स नहीं होता है। मिलते हैं लेकिन मिक्स नहीं होता है। तो बेसिकली इन्होंने इनफैक्ट ये दो समंदरों के मिलाप को दिखाया है और उसके पीछे का रीज़न बताया है कि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, इसी वजह से आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। और ये कुरान करीम की जो आयत है, मरजल बहरैनी यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यब्ग़ियान, सूरह रहमान की जो आयत है, वो उसके हवाले से इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को देने की कोशिश की है। अब आइए ये देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अपना नाम बताइए क्या? सैफुल्ला मुजाहिद। आपने अकेले डेवलप किया इसको? नहीं, हमारी टीम ग्रुप है जी। क्या है, एक एक चीज़ करके बताइए, ये सब क्या है? सबसे पहले हम आपको बताएंगे हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर के बारे में। ये हमारा हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर है, जैसे कि हम इसको बिना सॉइल और खाद की मदद से भी हम ग्रोथ करा सकते हैं। ये हमारा वाटर टैंक है, वाटर टैंक के ज़रिए यहाँ पे पानी जाएगा, ये पाइप रहेगा, यहाँ पे पानी जाता है। इसकी जो पौधे की जड़ होती है वो पानी में हर वक्त रहती है, ये बिना मिट्टी इसकी बनती है, और ये सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस हो जाती है। लेकिन मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो पानी के अंदर नहीं होते हैं, तो इसके अंदर हम लोग न्यूट्रिएंट्स मिला देते हैं, जिससे ये जड़ में इसके पहुंच जाती है और ये ग्रोथ करने लगती है। ये एरोपोनिक्स एग्रीकल्चर है, इसकी जो जड़ होती है वो पानी के अंदर नहीं होती है। हाँ, ये अंदर मोटर लगा हुआ है, इससे जब ये घूमेगा तो जो बुलबुले देगा वो ऑक्सीजन के बुलबुले होते हैं, जिससे इसके जड़ के अंदर
रूट के अंदर पहुंच जाती है और ये ग्रोथ करने लगती है। और ये हमारा वर्टिकल फार्मिंग है। जैसे अक्सर शहरों में स्पेस कम होता है, घर के अंदर लोग सोचते हैं कि हम कुछ प्लांट लगाएं, कुछ ये लगाएं, तो आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं कि एक के ऊपर एक करके आप इस तरह का पौधा लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं। जगह की कमी की वजह से एक के ऊपर एक, 2, 3, 4 इतना आप कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये लकड़ी का भी आप यूज़ कर सकते हैं घर के अंदर, और लोहे का भी बना के सीढ़ी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा न्यू एग्रीकल्चर है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि खेत-वेत में अक्सर गाँव-वाँव में तो खेत में जब जो पौधा होता है उसमें हम लोग खेत में पानी खूब डाल देते हैं। हाँ, जिससे वो अपने ज़रूरत के मुताबिक एब्ज़ॉर्ब कर लेता है पौधा, लेकिन जो पानी बच जाता है वो हमारा 2-3 दिन के अंदर वेपराइज़्ड हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ये हमारा न्यू एग्रीकल्चर है। ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक से यहाँ पाइप रहता है और पाइप के अंदर वॉल लगे होते हैं। हाँ, ये वॉल जो होते हैं हम जड़ के अंदर उसमें लगा देते हैं। इससे अपने जड़ जो होता है हर वक़्त अपने ज़रूरत ड्रिपिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। हर वक़्त अपनी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर लेता है, एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, जिससे हमारा पानी की बचत भी होती है। और ये हम एनिमल फार्म बनाए हैं। एनिमल फार्म से हमें कई चीज़ के फ़ायदे, हम दूध का भी बिज़नेस कर सकते हैं, मीट वग़ैरह का भी बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन इसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल हम लाके यहाँ पे बायोगैस मिलाते हैं। और बायोगैस से हमें गैस मिलता है, जो गैस हम अपने घर के अंदर यूज़ करते हैं, हमें गैस खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। एक तरीके से एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से आपने इसको पूरा एक मॉडल तैयार किया है और बताया कि कैसे-कैसे खेती की जा सकती है, उसका इरिगेशन कैसे हो सकता है। तो एक तरीके से आपको किसान-विसान तो नहीं बनना है? किसानी करना अच्छी बात है। हमारे अब्बू किसान ही। तो ये एक तरीके से पुश्तैनी ये तमाम चीज़ें हैं और वो एक साइंटिफिक तरीके से इन्होंने करने की कोशिश की है। और अगर फार्मिंग साइंटिफिक तरीके से की जाती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, यानी इनपुट कम लगता है, आउटपुट ज़्यादा होता है। आइए हम और कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए सारे मेहमान चीज़ों को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि दरअसल ये क्या चीज़ें हैं। आइए हम आपको थोड़ा-सा और चीज़ें दिखाते हैं। इस बीच हम कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। सर आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं कानपुर से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। भाई बताइए कि ये क्या आपको देखने को मिल रहा है? बहुत अच्छा ग्रीन हाउस बनाया है, जिसमें कि इन्होंने बताया है किस तरीके से कोल्ड टेम्परेचर वाले मुल्कों में इसका इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन में और प्लांट ग्रोथ के लिए। और ओवरऑल भी बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने यहाँ पे बनाए हैं माशाल्लाह। चलिए तो और भी लोगों से हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। मैं यही टीचर हूँ। अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम माजिद खान है। मुझे बताइए कि आपने इन बच्चों को असिस्ट किया है या क्या किया है? यस, हमारी पूरी टीम ने यहाँ जितने टीचर हैं सबके हेल्प से बच्चे बनाए हैं। बच्चों को सिर्फ गाइड किया गया है, बाकी बच्चे खुद से किए हैं। यहाँ जिन बच्चों से आप मिले अभी, जिनका आप इंटरव्यू लिए, मैक्सिमम बच्चे हाफिज़ हैं, मैक्सिमम बच्चे। और ये वो बच्चे हैं जब यहाँ इनका दाखिला हुआ था तो कुछ भी नहीं जानते थे, मीन्स कुछ भी नहीं, ABCD का ए भी नहीं जानते थे। हालांकि मदारिस से पढ़े थे तो उर्दू थोड़ा बहुत जानते थे, हिंदी कुछ भी नहीं जानते थे। इन्होंने साइंस का इस भी नहीं पढ़ा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनको हमारे टीचर ने, हमारे इदारे ने बहुत सपोर्ट किया और ये उसी बिहाफ पे, पुशअप पे अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और इनके अंदर इतनी ज़हानत है कि अगर हम इनको पढ़ाएं, जो कुछ समझाते हैं तो ये फ़ौरन कैच कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये आप सामने देख सकते हैं कि अभी 6 महीने, हार्डली 6 महीने या 7 महीने हुआ इनको मैक्सिमम। इसमें इन्होंने इतना सीखा, आज ये इतना कर ले गए। चलिए बहुत अच्छा। और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें चलिए दिखाते हैं। तो इसके अलावा इस सेक्शन में अगर आपको हम लेकर के आएँगे तो इस सेक्शन में भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये देखिए, ये भी एक सेक्शन है और ये छोटे-छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है छोटू? आप दोनों? वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफ़ज़ल हुसैन है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम एहतिशाम हुसैन है। दोनों लोग भाई हैं? ओरिजिनल भाई हैं? ठीक है। तो ये क्या बनाया है अफ़ज़ल और एहतिशाम दोनों लोगों ने? ये स्पेस शटल है। स्पेस शटल है। बताइए इसका क्या मतलब होता है? स्पेस शटल एक रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट था जिसे नासा ने 1981 से 2011 तक एस्ट्रोनॉट्स के सामान को स्पेस में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। सैटेलाइट लॉन्च करना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS बनाना और उसमें सामान पहुंचाना और वैज्ञानिक अनुसंधान करना, और इसके बहुत सारे काम होते हैं। ये इसका एक्सटर्नल टैंक है, यहाँ कैरियर है, और ये रॉकेट बूस्टर है दोनों। ये क्या है?
ये कंट्रोल रूम है, कंट्रोल। अच्छा, ये कंट्रोल रूम है, हमको लग रहा था ये घर वर है। कंट्रोल रूम है, यहाँ से कंट्रोल होता है और ये स्पेस शटल है, बेहतर है। अच्छा, नासा के द्वारा बनाया गया। आइए और चीज़ें देखते हैं। क्या नाम है आपका? शादाब इम्तियाज़। आपका क्या नाम है? अबूज़र खान। आपका? रिजवान अजहर। तीनों लोगों ने मिलकर के बनाया है। चलिए, तो तीनों लोगों को आप बताइए ये क्या है बेसिकली? सर हमने एक कार्बन प्यूरीफाई का डेमो बनाया है। जो हमारे शहर के इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री वगैरह लगी होती हैं, उनमें जो फैक्ट्री वगैरह से धुआं निकलता है, उसमें कार्बन ज़्यादा होता है, जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसीलिए हम इसको ये फैक्ट्री है, ये वहाँ से निकलने वाला धुआं है और ये जाएगा यहाँ से और ये यहाँ से फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होने के बाद में ये एयर यहाँ से निकलेगा। मैंने सही समझा? अच्छा, तो आपने ये सब क्या किया है, थोड़ा-सा ये बता दीजिए? ये तो समझ में आया कि फैक्ट्री से धुआं निकलेगा, ये प्यूरीफाई करेंगे यहाँ से। यहाँ पे इसमें थोड़ा पानी पड़ेगा। पानी पड़ने के बाद यहाँ जब हम जलाएँगे कुछ, मतलब जो काम करना होगा वो करेंगे। फिर यहाँ से जब धुआं आएगा हमारा, तो यहाँ पे ये कॉटन जो है हमारा धुएँ को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। फिर इधर से जो हमारा क्लीन एयर वो वापस निकलेगा, वो हम सांस ले सकते हैं उससे। एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, हमारे सांस लेने के लिए ठीक है। इससे हमारा पॉल्यूशन कम पड़ जाएगा। वरना तो फैक्ट्री एक तरीके से पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अगर ये प्यूरीफायर का सिस्टम ना अपनाया जाए तो एक तरीके से ये जो सीधे एनवायरनमेंट में ये धुआं जाएगा वो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो इसी वजह से ये प्यूरीफायर का सिस्टम बना करके फिर अब ये धुआं जाएगा तो अब ये एयर फ्रेश एयर के तौर पर जाएगा। बहुत अच्छा, एग्जैक्टली, बहुत शानदार। तो आप बताइए आपका क्या नाम है? माद अहमद। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नावेद। आप दोनों लोगों ने बनाया है? ये सर हमने माज़ बताइए आपने क्या बनाया है? ये बनाया लेयर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर बनाया है। ये 5 लेयर हैं। लेयर्स के थोड़ा सा नाम बताइए। लेयर्स के पहले लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर, दूसरे का नाम है स्ट्रोस्फियर और तीसरे का नाम है मेसोस्फियर और चौथे का नाम है थर्मोस्फियर और पाँचवें का नाम है एक्सोस्फियर। हाँ, एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं, इन्होंने इस चीज़ को बनाने की कोशिश की। और ये क्या चीज़ें हैं? इसे हमने बनाया कि माँ के पेट में बच्चा कैसे बनता है, ये बनाया और ये 3 आयत लिखी है और उसके तर्जुमे लिखे हैं। एम्ब्रियो है, जनीन है, ये तमाम चीज़ें क्या है? तो कुरानिक आयात भी इन्होंने लिखी हैं और उसके साथ साथ इसको एक तरीके से एक करके स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया कि कैसे कैसे चीज़ें डेवलप की जाती हैं। अच्छा, कुरान करीम की क्या है? खलक़नाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफ़तिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन। तो ये कुरान करीम की आयतों के हवाले से इन्होंने इसको एक डायग्राम की शक्ल में बना करके पेश किया है ना। चलिए, एम्ब्रियो सिस्टम को, ये क्या है? आपका क्या नाम है? मोहम्मद नावेद नाम है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम, आपने क्या बनाया है? सर ये एक सिंक्रोनस जनरेटर है जो कि क्या नाम है, एक टार्क मोटर का हमने इसमें यूज़ करा है और एक जो है सिंपल डीसी मोटर का यूज़ करा है। सर इसमें क्या होता है कि जब हम इस डीसी मोटर को चलाते हैं तो ये आगे जाके कि इस सिंक्रोनस मोटर को या टार्क मोटर को चलाता है। टार्क मोटर में सर अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड होती है और उसके बीच में कॉइल रोटेट करता है। इस कॉइल के रोटेशन से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और उससे हमारा ये बल्ब ग्लो करता है। इसको अगर हम थोड़ा और एडवांस लेवल पे इसको बनाएं तो इससे जो है बहुत सारे फ़ायदे हमको हैं, जैसे पूरे शहर का भी ये लोड उठा सकता है, जैसे पावर हाउस वगैरह होते हैं। आपका क्या नाम है बाबू? मोहम्मद सोबान। आपने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है? तो अब आइए इन बच्चों से बातचीत करते हैं। बाबू, ये सब क्या बनाया है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम अबू बकर है। अबू बकर, आपने मुझे लगता है ये टेलीफोन वगैरह कुछ बताएं। ये एटीएम है? अच्छा, आपका ये है। ये क्या है? हार्ट की चेम्बर्स हैं। ये हमारा ह्यूमन हार्ट है। जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है उसके 4 चेम्बर हैं, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। जो हमारा हार्ट होता है उसमें 2 रंग होते हैं, रेड और पिंक। सुपीरियर वेना कावा है, ये हमारे हार्ट के ऊपर वाले हिस्से से सारा ब्लड लेकर आती है। और जो इन्फीरियर वेना कावा जो होती है वह हमारे हार्ट के नीचे वाले हिस्से से, ये वाला इन्फीरियर वेना कावा जो होता है ये नीचे वाले हिस्से से लेकर के आती है। अच्छा, चलिए, ये तो आपने हार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। क्या नाम है अपना नाम बताओ। मेरा नाम अबू बकर है। अबू बकर बाबू, ये जो कहते हैं कि दिल खुश होता है, मेरा दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया, तो ये दिल का क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब है भी कि दिल का कुछ काम दूसरा है, लोगों ने बता दिया कि मेरा दिल खुश हो गया। सॉरी सर, इसके बारे में हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे आपसे। अबू बकर,
मतलब दिल को दोष दे देते हैं सारे लोग, जबकि दिल का काम कुछ और है, खून पंप करना है ना। लेकिन लोग कहते हैं मेरा दिल खुश हो गया, मेरा दिल नहीं कर रहा है ना, मेरा दिल नहीं कर रहा आपसे बात करने का, तो दिल थोड़ी कर रहा, मेरा मूड नहीं बात कर रहा। चलिए, आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम मोहम्मद आज़म है। ये आपने क्या बनाया है? जी ये मैंने एटीएम बनाया है। एटीएम? जी। पैसा कहाँ से निकलेगा? और इसको इसमें ऐसे जब डालते हैं तो उसको ऐसे सिक्के निकलते हैं, कॉइन कॉइन इसको इसमें ऐसे करेंगे तो नीचे से कॉइन निकलेगा। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा सा इसको हम इसमें डाल दें। चलिए, हमने इसको डाल दिया। अब इसमें हम एटीएम डालेंगे तो पीछे से थोड़ा निकालिए, अब डालिए। निकला एग्जैक्टली। उस पूरे कॉन्सेप्ट को समझा कि एटीएम कैसे काम करता है, फिर उसके बाद आपने बनाया। चलिए, इंटरेस्टिंग। तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम हमजा रियाज है। तो हमजा बाबू, आपने क्या बनाया है? मैंने बनाया वाटर साइकिल। ये जो हमारा सूरज है, जब ये हीट एनर्जी फेंकता है तो हमारे पानी से वेपराइजेशन होता है। वेपराइजेशन जो होता है वो गैस बन के हवा में जाता है, तो उससे बादल बनते हैं। और जब उससे बादल बनते हैं तो वापस से वो बारिश होती है, तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पर आता है और फिर वो वापस से पानी बन जाता है। तो इसी को हम लोग वाटर साइकिल बोलते हैं। इसका नाम वाटर साइकिल है क्योंकि साइकिल के तरीके घूमता रहता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। आपने क्या बनाया है? जी, मैंने कुरान की आयत लिखी है और उसमें जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम तुम्हारी हड्डियों को पोर पोर तक जोड़ देंगे। तो जो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फ्रांसिस गाल्टन, उसने जो निजात किया था मशीन का कि फिंगरप्रिंट्स करके आप जो है किसी इंसान के मतलब वो निकाल लेंगे, पूरा डाटा निकाल लेंगे, तो वही उसी के बारे में होता है। ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विय बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा। ओके, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, और कसम खाता हूँ उस नफ्स की जो मलामत करने वाला हो। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी हड्डियाँ जमा ही नहीं करेंगे? हाँ, ज़रूर करेंगे। हम तो कादिर हैं कि उसकी पोर पोर तक दुरुस्त कर दें। जी हाँ, तो कुरान करीम में जो पोर पोर तो दुरुस्त करने और उसके डाटा को इकट्ठा करने और उसकी पूरी डिटेल को आपके सामने खोल कर रख देने की जो पूरी कॉन्सेप्ट कुरान करीम की आयत में दी गई है, वो इनफैक्ट ये फिंगर सिस्टम अगर आप आज के दौर में, मॉडर्न दौर में समझना चाहें तो उसको रिलेट करके समझ सकते हैं। ये बेसिकली इस बच्चे ने ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लगा। हालांकि बज़ाहिर देखने में कुरान का की चंद आयतें लिखी लगती हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलिए, ये आपका क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुर्रहमान मलिक है। ये मेरे दोस्त अब्बास खान है। आप दोनों लोगों ने मिलकर बनाया? तो आप लोगों ने क्या बनाया? हमने सोलर सिस्टम बनाया है। सोलर सिस्टम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को बोलते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं जो सूरज की ग्रेविटी और मास की वजह से उसकी ग्रेविटी में कैद हैं, जो उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं। और 5 ड्वार्फ प्लैनेट हैं। ड्वार्फ प्लैनेट वो होते हैं जिनका कोई एक्चुअल ऑर्बिट नहीं होता है, यानी अगर उन्होंने एक बार ऑर्बिट किया 150 साल का, तो अगला ऑर्बिट उनका 400 साल का भी हो सकता है, 250 साल का भी हो सकता है। और उसके अलावा सन जो है उसके मतलब उसके जैसे और भी बहुत सारे सितारे हैं, जैसे इधर हैं। सबसे करीब हम लोग के अल्फ़ा सेंचुरी है, दूसरा सीरियस है, सबसे दूर हम लोग से VV 08 है जो हम लोग से 25,000 लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, ये क्या होता है? लाइट ईयर्स यानी कि एक साल में जितना लाइट ट्रैवल कर लेती है, एक साल में अप्रॉक्सीमेटली 10 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रैवल कर लेती है। लाइट एक सेकंड में कितना किलोमीटर का? 3 लाख। सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंचते हुए कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड्स। चलिए, आपका क्या नाम है बाबू? उमर फारूक। जी। उमर फारूक, आप बताइए कि आपने क्या डेवलप किया है? ये मीटियोर शावर है, मीटियोर शावर। इसको थोड़ा सा आसान भाषा में बताइए। जी, जो आसमानी जो जिसको टूटा तारा कहते हैं हम लोग, जो आसमान में जो पत्थर होते हैं। कॉमेट जो एग्जैक्ट। जी, जब ये मीटियोर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आता है तो जब गिरने लगता है तो उसको मीटियोर कहते हैं। और जब ये स्पेस में रहता है तो इसको जैसे कि पत्थर जैसे कहते हैं, उसको वही कहते हैं, पत्थर। तो ये बेसिकली दोस्तों आपने जो देखा होगा कि जो कॉमेट जिसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं, टूटता हुआ सितारा, रात में ऐसे टूटता हुआ सितारा होता है, जिसको उर्दू में ग़ालिबन शहाब साक़िब या इस जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा आप मुझे बता सकते हो ये होता क्या है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि साइंस तो पूरे कॉज पर डिपेंड करती है ना, तो आप मुझे बताओ ये होता क्या है, क्यों होता है?
सर जब ये एटमॉस्फेयर में आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है तो ये गिरने लगता है। जब इस ग्रेविटी में आता है तो गिरने लगता है ये। ग्रेविटी की वजह से अर्थ की ग्रेविटी उसको कशिश मतलब खींचती है। नीचे आ जाता है वो। बस जी। ठीक है। सर आपसे भी थोड़ा सा समझेंगे, आप स्टाफ हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान सिद्दीकी नदवी है। मैं यहाँ क्या कहते हैं टीचर हूँ इस्लामिक स्टडीज़ का, और कल्चरल चीज़ों को मैं हैंडल करता हूँ यहाँ, और ये साइंस एग्जीबिशन भी उसी का एक पार्ट है। तो टीचर का भरपूर योगदान होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, टीचर का भी भरपूर योगदान है, बच्चों का भी भरपूर योगदान है, और बच्चों ने अपनी सलाहियत से बढ़ के उसको करने की कोशिश की है। ये बच्चे जो अभी आपने देखे हैं, इनका बैकग्राउंड ये है कि ये अभी सिर्फ हिफ्ज़ कर रहे हैं, अभी प्रॉपरली ये क्या कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन में नहीं आए हैं, ये हिफ्ज़ कर रहे हैं। लेकिन इनको भी अभी से इसलिए तैयार कर दिया गया इस लाइन में, ये जब ये हिफ्ज़ करने के बाद इस मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये इनकी सलाहियत और उभर के सामने आएगी। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिफ्ज़ कर गए हैं, जो जैसा कि आपने वहाँ देखा, तो उनको यहाँ भरपूर तरीके से तैयार करवाया गया है, और उनकी भी काफ़ी मेहनत शामिल रही हर चीज़ को समझने में, करने में। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये बच्चे शॉर्ट टाइम में बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ें समझ जाते हैं, और उसको करने की प्रैक्टिकली कोशिश भी करते हैं, और भरपूर उसमें कामयाब भी होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ये जितना भी कुछ आपने देखा उसके रूहे रवां जनाब मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब से हम रूबरू हैं। तो मौलाना साहब आप मुझे बताइए कि आपका पर्पस क्या है इन बच्चों को इस तरीके से तैयार करने का? देखिए सीधा बिल्कुल मकसद है कि ये बच्चे वो हैं जो हाफिज़ कुरान हैं, और हाफिज़ कुरान है। कुरान ने साइंसी आयात को और साइंसी हक़ाइक़ को जितना अच्छा बयान किया, सही बयान किया है, ये बच्चे उससे जुड़ें और ये बच्चे जानें कि साइंस क्या चीज़ है, और कुरान मजीद ने साइंस की जिन चीज़ों को उभारा है उससे फिर रिलेट कर सकें। साइंस दुनिया में तरक्की के लिए अहम मैदान हमवार करता है, और साइंस के ज़रिए ही इंसान दुनिया की सारी तरक्कियात को कैप्चर करता है। तो इन बच्चों के अंदर साइंसी मिजाज आए, तलाश का, बहस का, चीज़ों को खंगालने का, समझने का, डेवलपमेंट करने का, आगे बढ़ने का। तो ये जो आज तक होने वाले रिसर्चेस को जानेंगे और फिर उसके मॉडल्स तैयार करेंगे, तो कल ये खुद सोचेंगे कि हम आगे क्या कर सकते हैं, हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। अभी ये बच्चे शुरुआती दौर में हैं, 9-10 के स्टैंडर्ड के हैं, और बैकग्राउंड मदरसा है, हिफ्ज़ कुरान है, तो इसलिए पहले इन्होंने नहीं पढ़ा है। तो इनको हमारे असातिज़ा ने ख़ास तौर पर केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, बायो के, और उसके बाद मौलाना सलमान साहब नदवी, उन्होंने इसको बहुत अच्छे से बच्चों को तैयार किया। और माशाल्लाह ये तीसरा हमारा साइंस एग्जीबिशन है, लेकिन इस तीसरे में बच्चों ने जो मॉडल बनाए हैं ये पहले दो के मुकाबिल काफ़ी एडवांस है। तो मकसद है इनके अंदर साइंसी मिजाज पैदा हो, आगे बहस व तहकीक में जाना चाहें, साइंस के मैदान में काम करें और कुरान मजीद से इसको रिलेट कर सकें। कि मदरसों के ताल्लुक से जो एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, आप उस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए हकीकत यह है कि दुनिया मदरसों से नावाकिफ़ है, और मदरसे भी दुनिया से काफ़ी दूरी अख्तियार किए हुए हैं। दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के मसाइल से थोड़ी दूरी अख्तियार किए हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शरीयत के माहिरीन मदरसों में पैदा होने चाहिए और होते हैं, लेकिन शरीयत के माहिरीन आज के मॉडर्न एज को अगर नहीं समझेंगे, मॉडर्न ज़माने को नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे वो शरीयत की रहनुमाई करेंगे। तो मदरसे वालों ने क्या किया है कि चौथी, तीसरी सदी, 5वीं सदी की लिखी हुई किताबें पढ़ा करके वो सोचते हैं हम माहिर शरीयत बना दें। यकीनन वो माहिर शरीयत एक पोर्शन में बनते हैं, लेकिन जदीद दुनिया तक उनको लाने के लिए मदरसों की भी जिम्मेदारी है कि वो मैदान में आए, चीज़ों को एडॉप्ट करें और उनमें अपना रोल अदा करें। और दुनिया को चाहिए कि मदरसों को अपने करीब ला करके उनकी चीज़ों से फ़ायदा उठाए जो हकीकत में उनके पास है। अल्लाह तबारक तआला का इल्म, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत, इस्लाम का दीन, और इस दुनिया को सही रूट पर ले जाने के लिए जो गाइडलाइन दिए गए हैं, जिनको मदारिस के बच्चे बहुत बेहतर अंदाज में पढ़ते हैं, उनसे इस मैदान में दुनिया को फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। तो गोया कि अगर हम साइंस को और मदरसों को जोड़ देंगे तो इंशाअल्लाह ये काम बहुत अच्छा हो पाए। तो दरअसल मौलाना का कहने का मतलब ये था कि मदारिस के जो लोग हैं उनका इंटरेक्शन दूसरों से नहीं है, दूसरों का इंटरेक्शन मदारिस से नहीं है, तो एक तरीके से बीच में गैप है, और इस गैप को कम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये गैप कम होगा तो ख़ुद ब खुद मदारिस के ताल्लुक़ से जो गलतफ़हमियाँ हैं वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। और आपने अभी जो कुछ भी आपने साइंस एग्जीबिशंस के हवाले से बच्चों की क्रिएटिविटी देखी है, दरअसल ये बच्चों की अपनी ख़ुद की सलाहियत की बुनियाद पर तैयार करदा चीज़ें हैं। इसमें इनके असातिज़ा का कंट्रीब्यूशन है, रहनुमाई है। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपकी राय बनती हो इन बच्चों के ताल्लुक़ से और मदारिस के ताल्लुक़ से, आप हमें
कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। और आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मदरसों के बच्चों के ताल्लुक से जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो एक प्रोपेगेंडे के तहत दुनिया भर में बताई जाती हैं, दरअसल मदरसे के अंदर जब आकर के आप देखेंगे तो आपको तस्वीर कुछ और नज़र आएगी, और यही सही तस्वीर है। तो बहरहाल बस यहीं पर हम इसी के नोट पर हम आपको छोड़े जाते हैं। आप अपने इनपुट को आप ज़रूर इसमें शामिल कर सकते हैं।